हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। इस मॉक टेस्ट में आपके एआईबी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को मिला करके मैंने सवाल बनाए हैं और इसका वेटेज रहेगा 100 नंबर का। ऐसा ही मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। इन सवालों के जवाब आपको कॉमेंट में बताने हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, आपको जवाब बताने होंगे, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ यानी कि इनहेरेंट पावर का उल्लेख किस धारा, आदेश, सेक्शन या ऑर्डर में किया गया है? ऑप्शन है सेक्शन 92, ऑप्शन बी सेक्शन 151, ऑप्शन सी आदेश 40 यानी कि ऑर्डर 40 और ऑप्शन डी आदेश 5 नियम 20। तो आपको बताना है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, और ये सवाल पूछा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किस धारा या आदेश में किया गया है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए धारा 92, ऑप्शन बी धारा 151, ऑप्शन सी आदेश 40, ऑप्शन डी आदेश 5 नियम 20। पहले आप बता दो कमेंट में, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 151 में अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। सेक्शन 151 में न्यायालय के इनहेरेंट पावर को बताया गया है और अंतर्निहित शक्तियाँ और आप पढ़ते हो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, वहाँ धारा है 482 482 में इनहेरेंट पावर का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना आपका कितना सवाल सही हो रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश एक अदालत में वाद विवाद को संचालित करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए आदेश 6, ऑप्शन बी आदेश 7, ऑप्शन सी आदेश 8, ऑप्शन डी आदेश 9। तो वो कौन सा आदेश है जिसमें एक अदालत में वाद विवाद का संचालन होता है? तो आपको सही जवाब बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। मैं बताता हूँ आपको, इसका सही आंसर होगा, आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना कि आपने कौन सा कमेंट में सही आंसर दिया है, या जो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप अगर आपने सही टिक भी किया है तो आप क्रॉस चेक करते रहना। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि आदेश 6 यानी कि प्लीडिंग की बात करता है। प्लीडिंग में वाद पत्र भी आता है और लिखित कथन भी आता है। वादी वाद पत्र लेकर के न्यायालय में आता है और प्रतिवादी लिखित कथन यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट लेकर के आता है, और इनसे ही वाद विवाद संचालित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आदेश 7 में प्लेंट दे रखा है, ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट दे रखा है और ऑर्डर 9 में अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस यानी कि पक्षकारों की उपस्थिति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। साथ में मैं सवाल एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ऐसा ही वीडियो मैंने आज सुबह अपलोड किया था और कल मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत देर हो गई थी, मैं सवालों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कमेंट में कि आप आंसर नहीं बताते हो तो हम ही आंसर बताते हैं, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब? अगर आप आंसर बताते हो, मैंने वीडियो के अंत में सारे सवालों के जवाब बताए थे, लेकिन आपने वीडियो अंत तक देखा ही नहीं होगा। मैंने कल आज जो अपलोड किया था उसमें सारे ही मैंने सवालों के जवाब, हाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन सवालों के जवाब तो मैंने वीडियो के अंत में बता ही दिए थे। नेक्स्ट, अगर आपको इन सवालों के जवाब आ रहे हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, आपके स्तर कॉन्फिडेंस का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 न्याय निर्णय यानी कि एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है? आपको बताना है कि एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए न्यायालय की अंतिम डिग्री, आपको कमेंट में आंसर बताना है। मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको कमेंट में, अगर आपने पढ़ लिया है तो आंसर बताना है, फिर मैं बाद में आपको सही आंसर बताऊंगा। ऑप्शन है न्यायालय की अंतिम डिग्री,
ऑप्शन बी न्यायालय का अपील योग्य आदेश। ऑप्शन सी न्यायालय का विवादकों पर न्यायिक विनिश्चय। ऑप्शन डी निष्पादन योग्य डिग्री। तो एडजुडिकेशन का मतलब होता है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि जब भी कभी कंट्रोवर्सी होती है पक्षकारों के बीच में, तो जाहिर सी बात है विवादक होंगे, इश्यूज होंगे, उन इश्यूज पर न्यायालय अपना विनिश्चय देगा। तो उसी विनिश्चय को कहते हैं न्यायिक विनिश्चय, यानी कि न्यायालय द्वारा विवादकों पर दिया गया न्यायिक विनिश्चय न्याय निर्णय कहलाता है, एडजुडिकेशन कहलाता है। कंक्लूसिव डिसीजन होता है ये न्यायालय का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप साथ में चेक करते रहना कितने सवाल सही हो रहे हैं। अगर आपको इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो ये तो आंसर के साथ में ही है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर जितना मुझसे हो रहा है मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही छात्रों के लिए मैंने ई बुक तैयार करवाई थी और वो ई बुक मैंने प्रोवाइड भी करवाई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में 1000 क्वेश्चंस की ई बुक है, आप वो पढ़ करके भी तैयारी कर सकते हो। आंसर सही थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीसी से। अभिवचनों के अभिवचन यानी कि प्लीडिंग में ऑर्डर 6, वाद पत्र प्लेंट भी आएगा और रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन भी आएगा। अगर उनके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश करना है तो आप कब तक पेश कर सकते हो? ऑप्शन ए अभिवचनों के साथ ही। ऑप्शन बी विवादक तय किए जाने से पूर्व। ऑप्शन सी निर्णय के समय। ऑप्शन डी किसी भी समय। आपको सही जवाब कमेंट में बताना है कि कौन सा वो सही विकल्प होगा, फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। पहले आप एक बार कमेंट में जवाब दे दो। प्लीडिंग के साथ में समर्थन में दस्तावेज कब तक प्रस्तुत करोगे? इसका जवाब आप कमेंट में बता दो। कौन सा आंसर होगा, ए, बी, सी या डी? अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज इश्यूज फ्रेम होने से पहले यानी कि ऑर्डर 14 में दे रखा है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, यानी कि विवादकों की रचना इश्यूज फ्रेम होने से पहले आप कभी भी अभिवचनों के साथ में दस्तावेज पेश कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको जवाब कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। शब्दावली व्यतिक्रम में वाद की खारिजी से क्या अभिप्राय है जब वाद सुनवाई हेतु अपेक्षित था? आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन है वादी उपस्थित था किंतु प्रतिवादी अनुपस्थित था। ऑप्शन बी प्रतिवादी उपस्थित था किंतु वादी अनुपस्थित था। ऑप्शन सी वादी और प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित थे। ऑप्शन डी वादी और प्रतिवादी दोनों ही उपस्थित थे। तो आपको सही जवाब बताना है। व्यतिक्रम में वाद की खारिजी कब की जाएगी? कब व्यतिक्रम के आधार पर वाद को खारिज किया जाएगा? आपको सही आंसर कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा। आपको चाहे आपको आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, एक बार के लिए आप बेरेक देख के भी सॉल्व कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवालों के जवाब दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, गलत भी दोगे तो आपको सीखने को ही मिलेगा। ऐसे ही कुछ सवाल जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एआईबी में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, और ये सवाल पूछा गया है सीपीसी से। इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर कमेंट में बता दिया है तो मैं आपको इसका सही आंसर भी बता देता हूँ। व्यतिक्रम में वाद खारिज किया जाएगा जब प्रतिवादी तो उपस्थित है लेकिन वादी अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोई आदेश, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। कोई आदेश प्रारंभिक आदेश नहीं हो सकता, ये बात सत्य है
ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अंशतः सत्य, ऑप्शन सी असत्य, ऑप्शन डी संहिता में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये सवाल पूछा गया है सीपीसी में। आदेश प्रारंभिक आदेश नहीं हो सकते, मतलब कि डिग्री के बारे में ये बोला गया है सीपीसी में कि डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। भागत प्रारंभिक और भागत अंतिम भी हो सकती है, यानी कि प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऑर्डर प्रिलिमिनरी ऑर्डर होता है या नहीं होता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और एक लाइन बोली गई है कि कोई आदेश प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए ये सत्य है, ऑप्शन बी अंशतः सत्य है, ऑप्शन सी असत्य है, ऑप्शन डी संहिता में स्पष्ट प्रावधान ही नहीं किए गए हैं। तो इसका सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सत्य बात है, क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं उनमें ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है सीपीसी में। लेकिन डिग्री के बारे में ये बात सत्य है कि डिग्री का क्लासिफिकेशन है। डिग्री कुल 3 प्रकार की होती है, प्रारंभिक, अंतिम, भागत प्रारंभिक और भागत अंतिम। लेकिन आदेश कभी भी का आदेशों का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है सीपीसी में। तो ये बात सत्य है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक आज्ञा पत्र यानी कि डिक्री के अधीन, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। साथ में आप चेक करते रहना आपका कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। एक आज्ञा पत्र के अधीन निर्णित ऋणी यानी कि जजमेंट डेटर। अब मैं आपको बताता हूँ जजमेंट डेटर क्या होता है। ऐसा पक्षकार जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, जो केस हार चुका है, सिविल का केस हार गया है। ये भी सवाल सीपीसी से पूछा गया है। जजमेंट डेटर निर्णित ऋणी की संपत्ति की कुर्की जारी रह सकती है एक अधिकतम अवधि के लिए। तो वो अवधि क्या है? ऑप्शन ए आपको बताना है 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। आप एक बार कमेंट में आंसर ड्रॉप कर दो, आपके चाहे गलत हो या सही हो, मैं इसका सही आंसर बता दूंगा, आप क्रॉस चेक कर लेना। आज्ञा पत्र को डिक्री कहते हैं। और जब जजमेंट आ जाता है ऑर्डर 20 में, सीपीसी के आदेश 20 में जब जजमेंट आ जाता है तो आदेश 21 में उस डिक्री या आदेश का निष्पादन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो निर्णित ऋणी वही होता है जिसके विरुद्ध में डिक्री आई है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की कब तक जारी रहेगी, अधिकतम अवधि बतानी है। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह तक अधिकतम अवधि है, कुर्की जारी रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक वाद में मामले पर कोई अधिकारिता रखते हुए एक न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ये सीपीसी से पूछे जाने वाले सवाल हैं। एक वाद में मामले पर कोई अधिकारिता रखते हुए एक न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री। ऑप्शन ए पूर्णतः शून्य होती है, ऑप्शन बी निष्पादनीय होती है जिसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, ऑप्शन सी अनिष्पादनीय जिसका एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते हैं, ऑप्शन डी अंशतः वैध। तो सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक वाद में मामले पर अगर कोई न्यायालय अगर अधिकारिता नहीं भी रखता है और वो अगर न्यायालय की डिग्री पारित कर भी देता है तब भी डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, निष्पादनीय होगी। ये भी प्रोविज़न सीपीसी में दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 द्वितीय अपील होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ सीपीसी में केवल डिक्री की ही 2 अपीलें होती हैं। डिक्री को लेकर के ही आप दूसरी अपील कर सकते हो। आदेश के बारे में दूसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं है। आदेश पर भी अपील नहीं होती है, जनरली आदेश पर अपील नहीं होती है। लेकिन ऑर्डर 43
आदेश 43 में एक लिस्ट दे रखी है, उन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है और अपील एक ही होगी, दूसरी अपील नहीं होगी। यहाँ पर आपको समझना है कि द्वितीय अपील कहाँ होगी। तो ये डिक्री की बात की जा रही है। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय में होगी, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में होगी, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में होगी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों सही है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आपको सवालों के जवाब कमेंट में बताने हैं, चाहे गलत हो या सही हो। गलत होंगे तो आपको सीखने को ही मिलेगा। सीपीसी में निषेधाज्ञा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सीपीसी में निषेधाज्ञा का प्रावधान है। इसका आंसर आपको बताना है। निषेधाज्ञा मतलब इंजेक्शन की बात की जा रही है। ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी निषेधात्मक, ऑप्शन डी आदेशात्मक। तो कौन सा प्रावधान सीपीसी में रखा गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा इसका सही जवाब होगा आपको कमेंट में बताना है। सीपीसी 1908 में इंजेक्शन की बात की गई है और इंजेक्शन के बारे में प्रोविज़न दे भी रखा है, लेकिन ऑर्डर 39 यानी कि आदेश 39 में ये साफ बात बोली गई है कि जो भी इंजेक्शन होगा व्यादेश होगा। निषेधाज्ञा को ही व्यादेश कहते हैं और व्यादेश होगा वो, इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं, अस्थायी होगा, टेम्परेरी होगा। सीपीसी केवल टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप क्रॉस चेक करते रहना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? आपको डेट बतानी है कि कौन सी तारीख को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू किया गया, क्योंकि जब से ये एक्ट आया है तब से भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। तो ऑप्शन ए 1 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी 1 जून 2019। तो आपको सही आंसर कमेंट में बताना है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ था। इन्फोर्समेंट डेट आपको बतानी है, सही विकल्प आपको बताना है। आपको मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, उससे पहले आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बात बोली गई है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर यानी कि टैक्स लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है? आपको आंसर कमेंट में बताना है। आर्टिकल 246, ऑप्शन बी आर्टिकल 256, ऑप्शन सी आर्टिकल 260, ऑप्शन डी आर्टिकल 265। तो वो कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है कमेंट में। पहले एक बार आप आंसर बता दो साथ में, इससे क्या होगा मैं सवालों के जवाब भी बताता रहूँगा, आपके सवालों के जवाब भी क्रॉस चेक भी होता रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 265 में ये बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 279 यानी कि आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जा सकता है या किया जाता है? आपको सही विकल्प कमेंट में बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राज्य के सम्मानित राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय। आपको सवाल पढ़ते ही कमेंट में इसका जवाब बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा।
फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताऊं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संविधान की समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? आपको आंसर बताना है कमेंट में, आपको आंसर बताना है। मैं आपको बाद में इसका सही जवाब बता दूंगा। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 110। तो समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, कितनी एंट्री हैं कंकरेंट लिस्ट में? क्योंकि 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दे रखी है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी कंकरेंट लिस्ट, तीसरी स्टेट लिस्ट। तो ये पूछा गया है कि कंकरेंट लिस्ट में कितनी एंट्री हैं, प्रविष्टियां हैं। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 110। सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब होगा संविधान की समवर्ती सूची में प्रविष्टि दे रखी है, समवर्ती सूची में 52, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप देखते रहना कितने सवाल आपके क्रॉस चेक करते रहना कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति मौलिक अधिकार को लेकर उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल कर सकता है? फिर से पढ़ता हूँ, आपको सही जवाब कमेंट में बताना है, आंसर आपको ही बताना है, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति मौलिक अधिकार को लेकर उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर कर सकता है? रीट कुल 5 प्रकार की होती है। रीट 5 प्रकार की होती है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी प्रमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, चौथी प्रतिषेध और 5वीं अधिकार प्रचार। ये कुल 5 तरह की रीट होती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही लगाई जा सकती है। तो आपको बताना है उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में रीट याचिका दाखिल करने वाला कौन सा आर्टिकल है। ऑप्शन है आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 35, ऑप्शन सी आर्टिकल 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 225। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आप अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत में आपातकाल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण मामला कौन सा था? तो वो कौन सा केस था आपको बताना है जो आपातकाल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित था। ये संविधान से पूछा गया केस लॉ है। ऑप्शन है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी अयोध्या का मामला। तो वो कौन सा केस था आपको बताना है। मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा, पहले आप कमेंट में आंसर बता दो। भारत में आपातकाल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण मामला कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। भारत में आरक्षण की नीति का, इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। भारत में आरक्षण की नीति का पहला संवैधानिक परीक्षण किस मामले में हुआ? फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, आप क्रॉस चेक कर लेना आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। गलत भी होगा तो आपको सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पर नंबर नहीं कट रहे हैं। अगर यहाँ नंबर कट रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, AIB में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। भारत में आरक्षण की नीति का पहला संवैधानिक परीक्षण किस मामले में हुआ? ऑप्शन ए चंपकम दौरेराजन बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन बी शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। आपको केस बताना है, वो केस कौन सा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बार आप कमेंट में बता दो, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ।
तो भारत में आरक्षण की नीति का पहला संवैधानिक परीक्षण किया गया था, वो मामला था संपकम द्वारे राजन बनाम तमिलनाडु राज्य। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साथ में क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना पोर्शन सही हो रहा है, कितने जवाब आपके 100 में से सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 उप धारा 4 को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों की अयोग्यता तुरंत प्रभाव से लागू होती है। प्रावधान किस मामले में किया गया? ऑप्शन ए लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है, कौन सा वो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा 4 को असंवैधानिक घोषित किया और सांसदों और विधायकों को दोषी ठहराए गए सांसद और विधायकों को अयोग्य तुरंत प्रभाव से अयोग्यता उनकी लागू की गई थी। वो केस था ऑप्शन ए लिली थॉमस बनाम भारत संघ का केस। ये इसका सही आंसर है। साथ में क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस योजना के तहत किया गया? भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण किस योजना के तहत किया गया था? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए माउंट पैटर्न योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो वो कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। भारतीय संविधान का प्रारूपण किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना। कैबिनेट मिशन की योजना भारतीय संविधान का प्रारूपण की योजना थी, इसी से संविधान को तैयार किया गया था, इसी की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। वो कौन सा संविधान संशोधन था? क्योंकि संशोधन से भी अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन तो AIB में पूछे ही जाएंगे, तो आपको अमेंडमेंट बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो कौन सा संशोधन था जिसके तहत, एक बार आप कमेंट में आंसर बता दो, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आप चेक करते रहना आप कितने सवाल सही हो रहे हैं। गिरफ्तारी के समय, ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा छोटा हो रहा है। गिरफ्तारी के समय आरोपी को किस धारा के तहत उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है? आपको कमेंट में आंसर बताना है। ऑप्शन ए धारा 41, ऑप्शन बी धारा 42, ऑप्शन सी धारा 50, ऑप्शन डी धारा 57। क्योंकि एक छात्र ने मुझे बोला था कि सर जो आप क्वेश्चन बताते हो उसके आंसर चारों ही दिखने चाहिए, तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो आप सही विकल्प का चुनाव करो कमेंट में कि वो कौन सा सही विकल्प होगा। गिरफ्तारी के समय आरोपी को किस धारा के तहत उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है? तो वो कौन सी धारा है? ये सवाल पूछा गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से। और अगर ये BNSS भी है तो भी वही प्रोविज़न रहेगा, लेकिन धारा बदल जाएगी। लेकिन यहाँ ये पूछा गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से, तो आपको CRPC की धारा बतानी है। आप चाहो तो डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जब आप AIB का एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको डायरेक्ट देख के ही सॉल्व करना है। और एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था कि सर कोई ट्रिक बता दो जिससे हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाए। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप एक बार के लिए, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट देख लो। डायरेक्ट देख करके आप एक बार के लिए जितने भी सेक्शन है
ऑप्शन में, 4 ऑप्शन, 4 से ज़्यादा नहीं होगी। चारों धाराओं को एक बार देख लो। अगर आपको उन धाराओं में सवाल का आंसर मिल जाता है तो वही धारा आपको विकल्प वहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये एक ट्रिक है। अगर आपको नहीं 41 पर जाऊँ, वहाँ नहीं दे रखा है, फिर ऑप्शन बी पे जाऊँ, वहाँ नहीं दे रखा है तो ऑप्शन सी पे जाऊँ, फिर ऑप्शन डी पर जाऊँ। इससे एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। धारा 50 में गिरफ्तारी के कारणों को बताया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से पूछा गया है। धारा 41A का प्रावधान क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A का प्रावधान क्या है? अब मैं आपको बता दूं, धारा 41 जो कि अध्याय 5 में है सीआरपीसी के, उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि धारा 41 में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी विदाउट वारंट यानी कि बिना वारंट के कर सकता है। लेकिन धारा 41A में ये भी बात बोली गई है कि संज्ञेय अपराध बन रहा है। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस अधिकारी के पास में ये पावर है कि वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ही अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तारी भी कर सकता है। और ये उसके पावर हैं पुलिस अधिकारी के, जो धारा 41 में दे रखे हैं। साथ में ये भी बोला गया है, इस सवाल में बोला गया है, पूछा गया है धारा 41A का प्रावधान क्या है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत आदेश, ऑप्शन डी अभियुक्त को रिमांड पर भेजना। सही जवाब एक बार कमेंट में बता दो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 41A सीआरपीसी 1973 ये साफ तौर पर बताती है कि अगर संज्ञेय अपराध होना तो बन रहा है लेकिन पुलिस अधिकारी के पास में पर्याप्त कारण नहीं है गिरफ्तारी करने की, मतलब कि पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट गिरफ्तारी करना उसके पास में सफिशिएंट कारण नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? अभियुक्त को नोटिस इश्यू करेगा। तो नोटिस जारी करने की प्रक्रिया है 41A में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको ताकि सारे ऑप्शन दिख जाए। हाँ, ये भी दंड प्रक्रिया संहिता से पूछा गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होती है? अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको सीधा ही बेरेक देख के सॉल्व करना है। आप एक बार इसके जो जवाब है आप कमेंट में बता दो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। आप क्रॉस चेक करते रहना, मैं सवाल को एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा है? ऑप्शन है 41B, ऑप्शन बी 41D, ऑप्शन सी धारा 49, ऑप्शन डी धारा 50 से। एक बार के लिए तो जवाब आप ड्रॉप कर ही दो कमेंट में, फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप चाहे तो बेरेक देख के भी बता सकते हो। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने से संबंधित सीआरपीसी की धारा होती है जो लागू होगी, इसमें प्रावधान किया गया है, वो धारा है ऑप्शन बी 41D। इसका सही आंसर होगा, जिसमें ये साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वो अपने अधिवक्ता से मिल सकता है, उसका ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने का प्रावधान किस धारा में है? तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से पूछा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा है जिसमें पुलिस द्वारा संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेंस ऑफेंस की सूचना को दर्ज करने का प्रावधान है? तो आपको वो धारा बतानी है। ऑप्शन में कमेंट में ऑप्शन ए धारा 154, ऑप्शन बी धारा 155, ऑप्शन सी धारा 156, ऑप्शन डी धारा 157। तो सही आंसर आपको एक बार के लिए आंसर आपको कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। पुलिस द्वारा जब कभी भी संज्ञेय अपराध होगा तो अपराध की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हो, और अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध बनना पाया जा रहा है, तो वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेगा
धारा 156 में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना क्या कर सकती हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना क्या कर सकती हैं, क्या करेगी, और दंड प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान दे रखे हैं? तो आपको सही आंसर कमेंट में बताना है। ऑप्शन है, क्या वो जांच शुरू कर सकती हैं? ऑप्शन बी, प्राथमिकी दर्ज कर सकती हैं? ऑप्शन सी, कुछ नहीं कर सकती? ऑप्शन डी, आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं, फाइल है चार्जशीट। तो सही जो एक बार के लिए आप आंसर बता दो कमेंट में, फिर मैं आपको सवाल एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरीके से। गैर संज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात पूछी गई है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को हमेशा ही मैजिस्ट्रेट के आदेश से ही काम करना होता है, बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के काम नहीं कर सकती, अनुसंधान नहीं कर सकती। तो अगर गिरफ्तारी भी करनी है तो वारंट के साथ में, और वारंट के साथ में भी न्यायालय की अनुमति से, और अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन भी करना है तो न्यायालय की अनुमति से। तो वो क्या नहीं कर सकती? जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कर सकती। ऑप्शन सी, संहिता में ये साफ बात बोली गई है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आ जाता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, धारा 160 सीआरपीसी के तहत किसे गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? अब धारा 160 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, गवाहों का परीक्षण होता है, उनको सम्मन किया जाता है। जो भी घटना से संबंधित गवाह होते हैं उनको सम्मन करके बुलाया जाता है। कौन बुलाएगा? पुलिस अधिकारी बुलाएगा। तो आपको सही जवाब, आपको ये इसका आंसर बताना है। धारा 160 सीआरपीसी के तहत किसे गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए, केवल पुरुष को। ऑप्शन बी, केवल महिलाओं को। ऑप्शन सी, 15 से 65 वर्ष के बीच व्यक्ति को। ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति। इसका सही आंसर आपको एक बार के लिए कमेंट में बताना है। मैं आपको बता दूं, धारा 160 सीआरपीसी के तहत गवाही के लिए आप केवल उन्हीं व्यक्तियों को बुला सकते हो जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक है और जो 65 वर्ष से कम की एज के हैं, यानी कि 15 से 65 वर्ष की आयु के बीच वाले व्यक्तियों को ही बुला सकते हो। और दूसरी बात, महिलाओं को नहीं बुला सकते, और 15 वर्ष से कम के बच्चों को भी नहीं बुला सकते, और सीनियर सिटीजन जो जिसकी एज 65 वर्ष से ज़्यादा है उनको भी नहीं बुलाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों प्रावधान डाला गया है। अगर उनके बयानों को लेखबद्ध करना है तो फिर पुलिस अधिकारी को उनके निवास स्थान पर जा करके उनके बयानों को लेखबद्ध करना होगा, लिखना होगा। और गवाहों को जब भी लेखबद्ध किया जाएगा, पुलिस अधिकारी जब भी किसी गवाह के बयान लेगा और उसको लेखबद्ध करेगा तो वहाँ पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आप साथ में आंसर चेक करते रहना कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन 27, एक आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल करने का क्या महत्व होता है? ऑप्शन ए, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए। ऑप्शन बी, पुलिस जांच को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, मामला अदालत के समक्ष लाने के लिए। ऑप्शन डी, गवाहों को बुलाने के लिए। तो कब चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी और क्यों दाखिल की जाती है? सबसे बड़ी बात, क्यों दाखिल की जाती है? तो इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। एक बार के लिए कमेंट में बता दो, फिर मैं सवाल को एक्सप्लेन कर दूंगा। एक आपराधिक मामले में जब भी अपराध होगा तो अपराध की एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद में अनुसंधान होगा, अनुसंधान में पुलिस अधिकारी गवाह घटनास्थल पर जाएंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, गवाहों से पूछताछ करेंगे, गवाहों के बयानों को लेखबद्ध करेंगे और एक चार्जशीट यानी कि एक डायरी बनाएंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो उनको सामान्य मामलों में 60 दिन में तैयार करनी होती है। और अगर कोई गंभीर मामला है तो 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल करने का समय बढ़ जाता है।
तो मैक्सिमम पीरियड 90 दिन का होता है और मिनिमम जो पीरियड रहेगा सामान्य मामलों में मैक्सिमम वो 60 दिनों का रहेगा। 60 दिन के अंदर अंदर पुलिस अधिकारी को अगर सामान्य मामले हैं तो न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट यानी कि चार्जशीट पेश करनी ही होगी, और अगर गंभीर मामला है तब की दशा में 90 दिन में वो पेश की जा सकती है, न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होगी। तो इसका सही जवाब होगा कि चार्जशीट पेश करने का महत्व होता है मामला अदालत के समक्ष लाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्ली बार्गेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्ली बार्गेनिंग का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन ए अभियुक्त को दोषमुक्त करना, ऑप्शन बी मामले का शीघ्र निपटारा करना, ऑप्शन सी अभियुक्त को सख्त सजा देना, ऑप्शन डी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो एक बार के लिए कमेंट में आपको आंसर बताना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध कारित किया है उसके खिलाफ चार्जशीट बना के पुलिस अधिकारी न्यायालय में पेश कर देते हैं और न्यायालय उस चार्जशीट पर अपना कॉग्निजेंस ले लेता है, यानी कि कॉग्निजेंस संज्ञान ले लेता है। मतलब कि न्यायालय को लगता है कि अपराध हुआ है और वो चार्जेस फ्रेम करता है, आरोप पत्र तैयार करता है। तो चार्जेस फ्रेम करने के 30 दिन के भीतर जो भी अभियुक्त हैं वो जो भी अपराध है उसको कबूल कर सकता है, यानी कि संस्वीकृति कर सकता है न्यायालय के समक्ष। इससे क्या होगा, वो खुद ही कहेगा कि मैं अपराध को कबूल कर रहा हूँ, मुझे कम सज़ा दे दो। न्यायालय के समक्ष ये बात वो बोलेगा और दोनों पार्टी वहाँ पर रहेगी और वो अपने आप में कबूल कर रहा है। ये सामान्य मामले होते हैं, मतलब 7 वर्ष से कम के अपराध होते हैं। ज़्यादा सीरियस मतलब थोड़े सीरियस भी होते हैं, और अपराधी अभियुक्त जो होगा वो ये कहेगा न्यायालय से कि हाँ मैं अपराध को कबूल कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसके बदले में कम सज़ा दे दो। तो ये होती है प्ली बार्गेनिंग। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन बी, मामले का शीघ्र निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास होती है? रिवीजन में जाना है। अगर सत्र न्यायालय ने कोई आदेश ऑर्डर दिया है तो उसके रिवीजन के लिए आप उसकी शक्ति किसके पास में होती है? ऑप्शन है जिला न्यायालय के पास में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको सही जवाब बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कौन सा सही विकल्प होगा? मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण शक्ति उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यही एक सीआरपीसी है जिसमें रिवीजन के लिए सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास में शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप सीपीसी पढ़ोगे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को पढ़ोगे, तो वहाँ पर ये स्पष्ट लिखा गया है कि रिवीजन हमेशा ही उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में होगी। आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, और अगर गलत भी हो रहे हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आपको सीखने को ही मिल रहा है, क्योंकि मैं सवालों को एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ में। इसको छोटा करना पड़ेगा। वह प्रक्रिया जिसमें मैजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एफआईआर दर्ज करना, ऑप्शन बी अभियोजन, ऑप्शन सी चार्ज फ्रेमिंग, ऑप्शन डी रिमांड। वह प्रक्रिया कौन सी है? एक बार के लिए आप कमेंट में आंसर बता दो। जिसमें मैजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एफआईआर कहेंगे या अभियोजन कहेंगे, चार्ज फ्रेमिंग कहेंगे या रिमांड कहेंगे? तो वो प्रक्रिया होगी, मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। प्रक्रिया होगी मैजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं, इसका मतलब वो चार्जेज फ्रेम कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप साथ में चेक करते रहना। चार्जेस फ्रेम करना क्या होता है? आरोप पत्र क्या तैयार करें, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आरोप पत्र क्यों तैयार किया जाता है? अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि चार्जशीट न्यायालय के पास में आ जाती हैं, मैजिस्ट्रेट उस समय ब्लैंक होता है। मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड उस चार्जशीट पर लगाएगा, देखेगा कि कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा कि क्या कोई अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर अपराध बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है, बनेगा तो फर्दर प्रोसीडिंग करेगा, और अगर नहीं बन रहा है तो कार्रवाई को ड्रॉप कर देगा।
और अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा, एक्विट कर देगा। लेकिन अगर कॉग्निजेंस लेने के बाद न्यायालय को लगता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है नहीं अपराध तो बनना पाया जा रहा है, तो फिर अभियुक्त को बुलाया जाएगा, उसकी उपस्थिति में उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। आरोप पत्र जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 17 में डिस्कस है। चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, अभियुक्त की उपस्थिति में चार्ज लगाया जाएगा, उस पर यह बोला जाएगा कि हम आपको इन धाराओं में चार्ज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे अभियुक्त को ये पता चलेगा कि मुझे किन किन धाराओं में अपना बचाव यानी कि डिफेंस करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ज फ्रेमिंग। और अगर ये मामला सिविल का है तो वहाँ पर इश्यूज फ्रेम होंगे। नेक्स्ट, ए एक लोक ऑफिसर है, न्यायालय के वारंट द्वारा डी को पकड़ने के लिए प्राधिकृत हैं। आपको इसका आंसर जवाब जो है वो कमेंट में बताना है। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो। ए एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट के द्वारा डी को पकड़ने के लिए प्राधिकृत हैं। बी यह तथ्य जानते हुए कि सी डी नहीं है, ए को जानबूझकर यह बताता है कि सी डी है। इस प्रकार शासक से सी को पकड़वाता है, या बी सी के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। क्या ये बात सत्य है, असत्य है, निराधार है या अपूर्ण है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपको सही जवाब बताना है कि अबेटमेंट का अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर बी अगर जानते हुए ऐसा अपराध करता है तो वो कहलाएगा दुष्प्रेरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अबेटमेंट आईपीसी में दे रखा है और आपके बीएनएस में भी दे रखा है, सेम प्रोविज़न है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण, मतलब कि ऐसा अपराध जो सीधा नहीं किया जा करके किसी और के माध्यम से किया जाएगा। मतलब अबेटमेंट 3 प्रकार से होता है, उकसा करके, षड्यंत्र के माध्यम से और सहायता के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, ए एक व्यक्ति है जो बी नामक व्यक्ति से कहता है कि तुम सी के खिलाफ झूठा साक्ष्य दो, ये भी एक अबेटमेंट है। ए एक व्यक्ति है जो बी को कहता है कि तुम सी के खाने में जहर मिला दो, ये भी एक अबेटमेंट है, अबेटमेंट का अपराध है, दुष्प्रेरण का अपराध है। अगर बी ऐसा कार्य कर लेता है ए के कहने पर, तो बी तो अपराध के लिए दोषी होगा ही, साथ में ए भी दोषी होगा। इसका आंसर का ऑप्शन है। आप चेक करते रहना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। दो पक्षों में अचानक पारस्परिक विवाद होने पर क्या विधि विरुद्ध जमाव का गठन होगा? दो पक्षों में अचानक पारस्परिक विवाद हो जाता है और क्या उससे विधि विरुद्ध यानी कि अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी? ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी न्यायालय की अनुमति से हो सकेगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आप एक बार में कमेंट में बता दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहले आप बता दो, फिर मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, क्योंकि यही इसी तरह से मॉक टेस्ट होता है। मुझे एक छात्र ने बोला है, स्टूडेंट ने, कि सर आप सवाल के जवाब पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो मॉक टेस्ट तो इसे ही कहेंगे, आपको ही सवालों के आंसर बताने हैं। फिर मैं आपको आपके सवाल एक बार आप जवाब ड्रॉप कर दोगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर आपको मिलान करना है, क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो आपको सीखने को ही मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत होती है। 2 पक्षकारों में अगर झगड़ा होता है तो अनलॉफुल असेंबली का गठन नहीं होगा। अनलॉफुल असेंबली के लिए, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 सदस्यों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम का टाइम है। अगर क्वेश्चन सीख भी रहे हो तो आपको जवाबों के साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33।
आपको आंसर बताना है। जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वह कौन सा अपराध करते हैं? ऑप्शन है बलवा, ऑप्शन बी दंगा, ऑप्शन सी हमला, ऑप्शन डी लूटपाट। इसका सही जवाब आप बता दो कि जब दो व्यक्ति लोक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस पर लड़ करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वह कौन सा अपराध करेंगे। ये सवाल आईपीसी से पूछा गया है और ऐसा ये कॉन्सेप्ट आपके बीएनएस में भी है, तो विशेष कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको इसका आंसर बताना है। जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो वो कौन सा अपराध करेंगे, तो मैं आपको बता दूं उसे कहेंगे दंगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप मिलान कर लो। अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट तो ऐसे ही होगा। अगर मैं ही सवालों के जवाब बता दूं पहले से ही तो फिर तो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूं मॉक टेस्ट क्यों लूँ आपका। लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना दंडनीय अपराध है, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए कितनी सज़ा दी जाएगी? ऑप्शन है 3 माह तक की, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। आपको सही आंसर बताना है। और ऐसे जब सवाल आते हैं तो आपको बेरेक्ट देखना है और बेरेक्ट में पनिशमेंट संबंधित अध्याय में जा करके उसकी पनिशमेंट को देख के सवाल को सॉल्व करना है। तो एक बार के लिए आप कमेंट में आंसर बता दो कि लोक सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालोगे तो वो अपराध कौन सा होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो बेलेबल ऑफेंस होगा, जमानती अपराध होता है। जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें अभियुक्त व्यक्ति का ये अधिकार होता है जमानत प्राप्त करना। सीआरपीसी की धारा 436 में 436 में वो बेल एप्लीकेशन लगा सकता है और जमानत न्यायालय उसको देगा ही देगा, क्योंकि उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 माह तक का अवधि का कारावास। आप क्रॉस चेक करते रहना कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किसी राज्य में धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही स्टाम्पित और प्रचलित धातु हैं। ऑप्शन है सिक्का, ऑप्शन बी करेंसी नोट, ऑप्शन सी विनिमय पत्र, ऑप्शन डी प्रक्रम्य लिखित। तो स्टाम्पित और प्रचलित धातु कौन सी होती हैं? तो ये तो आप लॉजिक लगा के भी इसका आंसर एक बार कमेंट में बता दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क बिना उद्देश्य के व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई बंदूक चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है। क ने कौन सा अपराध किया है? आपको सही आंसर कमेंट में बताना है। क हत्या करता है, बी आपराधिक मानव वध करता है, ऑप्शन सी हत्या का प्रयत्न करता है, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं करता। आपको इसका सही जवाब बताना है। अब मैं आपको नॉलेज के बारे में बताता हूँ। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में ही नॉलेज की बात की गई है। कोई व्यक्ति नॉलेज के साथ में ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या हो जाएगी। दोनों बातें दोनों ही धाराओं में लिखी गई हैं, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों में ही बता रखी नॉलेज के बारे में। अब यहाँ पे अंतर ये है कि अगर नॉलेज कोई व्यक्ति भीड़ पर गोली चला रहा है और लोग आ जा रहे हैं, मतलब भीड़ नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, सड़क के उस पार से बंदूक चलाता है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अपने टारगेट पर निशाना लगाता है। नॉलेज है उसको कि वो जो कार्य कर रहा है उससे किसी की मृत्यु कारित हो सकती है, फिर भी अगर वो बंदूक चलाता है और उससे किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो वो हो जाएगा आपराधिक मानव वध। और इस सवाल में पूछा गया है कि एक व्यक्ति नॉलेज के साथ में भीड़ पर बंदूक चलाता है, तो भीड़ पर चलाएगा यानी कि लोग सड़क पर एकत्रित हैं और फिर वो जानते हुए उस भीड़ पर गोली चलाता है, तो ये संभावित बात है, ये तय है कि गोली किसी न किसी व्यक्ति को लगेगी और किसी की किसी की हत्या होगी, यानी कि मृत्यु कारित होगी। तो ये मामला क ने हत्या किया है तो मर्डर करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ।
ए बी पर, ये भी आपके कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से पूछे जाने वाला सवाल है। और मैंने आपको बताया था जब आईपीसी कवर करवाई थी उस समय मैंने बोला था कि आपके एआईबी के एग्जाम में 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को लेकर के, और इलस्ट्रेशन के बेस पर ही पूछेगा। ए बी पर तलवार व लाठी से ऐसा घाव करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य हो। यहाँ पर लाठी शब्द मिसटाइप हो गया है, हटा दो। ए बी पर तलवार से ऐसा घाव करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य हो। परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए का आशय बी की हत्या करने का नहीं था। ए ने यह कृत्य, ए का ये कृत्य क्या कहलाएगा आपको बताना है। ऑप्शन है हत्या, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध, ऑप्शन सी हत्या का दुष्प्रेरण, ऑप्शन डी हत्या का प्रयत्न। ए क्या कर रहा है, लाठी शब्द मिसटाइप हो गया। ए बी पर तलवार से वार कर रहा है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है मारना, लेकिन प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति लाठी से वार करता है तो हो सकता है चांसेस कि वो मरे न भी मरे। लाठी से वार करके ज़रूरी नहीं कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मरे, लेकिन अगर तलवार से कोई घाव देता है, हर्ट करता है, तो फिर उससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ये माना गया है कि मृत्यु डेथ कॉज हो सकती है। तो ए के द्वारा किया गया कार्य हत्या कहलाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप साथ में क्रॉस चेक करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मोहन सोहन की सम्मति के बिना एक कुत्ते को सोहन पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ मोहन का आशय सोहन की सती भय शोभ कारित करने का है। यहाँ मोहन ने, ऑप्शन है आपको सही आंसर बताना है, कोई अपराध नहीं किया है, ऑप्शन बी हमला किया है, ऑप्शन सी आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ऑप्शन डी बेईमानी की है। एक बार के लिए आप बता दो। मोहन सोहन की सम्मति के बिना एक कुत्ते को सोहन पर झपटने के लिए भड़काता है। या मोहन का आशय सोहन को क्षति भय और शोभ कारित करने का है। या मोहन ने कौन सा अपराध किया है, सही आंसर होगा इसका मोहन ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स होता है कि इसका एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल ही दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो नाव पर बैठा है और वो नाव रस्सी से टंगी हुई है। एक व्यक्ति आता है बी नामक व्यक्ति और उस रस्सी को काट देता है। अब उसने नाव को धक्का नहीं दिया, ना ही ए को क्षति कारित की, उसने सिर्फ रस्सी काटी है। रस्सी काटने से नाव पानी में बह जाती है नदी में, और वो डूब जाती है और एक ही डूबने से हत्या हो जाती है। यहाँ पर बी ने क्या किया है, डायरेक्ट कोई अपराध नहीं किया है, किसी वस्तु में गति में परिवर्तन किया है। रस्सी को काटा तो चेंज हो गया, नाव बह गई और मृत्यु कारित हो गई। डायरेक्ट ऑफेंस नहीं किया है, तो इसे कहेंगे क्रिमिनल फोर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? आपको आंसर कमेंट में बताना है। ऑप्शन है 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। आपको सही जवाब कमेंट में बताना है कि कौन सा कितने दिनों में अपील कर सकते हो जिला आयोग के भीतर। जो पहले जिला मंच हुआ करता था, अब जिला आयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हो। आपको क्वेश्चन के आंसर का साथ में क्रॉस चेक भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मोटरयान अधिनियम के तहत कौन से वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है? आपको कमेंट में आंसर बताना है। निजी कार, वाणिज्यिक कार, केवल सार्वजनिक परिवहन वाहन और दुपहिया वाहन। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही होगा? फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल व्हीकल के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 41। किस केस में यह निर्णय लिया गया कि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी वह मुआवजे का हकदार होता है, भले ही उसे हानि नहीं हुई हो?
ये टॉड से पूछा गया है। ऑप्शन है एसपी बनाम वाइट, ऑप्शन बी नोनोक वर्सेज स्टीवेंसन, ऑप्शन सी एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बायरन वर्सेज बोडल। चारों ही केस टॉड के हैं। तो वो कौन सा केस था जिसमें ये बोला गया था कि अगर सिविल राइट वॉयलेट होता है लेकिन वास्तविक क्षति नहीं भी होती है तब भी वो व्यक्ति न्यायालय से क्षतिपूर्ति ले सकता है। तो वो केस था, आप कमेंट में बता देना एक बार आंसर। केस था एसबी बनाम वाइट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किस टॉर्ट में किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने का प्रयास करना भले ही हानि न हो एक टॉर्ट माना जाता है? किस टॉर्ट में किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने का प्रयास करना भले ही हानि न हो एक टॉर्ट माना जाता है? ऑप्शन ए हमला, ऑप्शन बी मारपीट, ऑप्शन सी ट्रेसपास यानी कि अतिक्रमण, ऑप्शन डी न्यूसेंस। असोल्ट, बैटरी, ट्रेसपास, न्यूसेंस, तो क्या होगा? कमेंट में एक बार बता दो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा असोल्ट, हमला। हमले में क्या होता है? भय युक्तियुक्त भय का डर पैदा किया जाता है, सामने वाले के मन में युक्तियुक्त भय पैदा किया जाता है, लेकिन मारा नहीं जाता। युक्तियुक्त यानी कि रीजनेबल, उसके मन में ये डर पैदा कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति मार देगा। जैसे कोई व्यक्ति एकदम से गुस्सा होकर के कोई लाठी उठा देता है, मारता नहीं है, उठा देता है और दिखाता है, तो ये हमला है। जब उसे मार देगा तो वो बैटरी बन जाएगा, यानी कि मारपीट हो जाएगी। ठीक है, तो असोल्ट में क्या होता है? सिर्फ डर दिखाया जाता है और बैटरी में वो उसके साथ में मारपीट होगी। तो ये मुख्य अंतर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल सही हो रहे हैं। मॉक टेस्ट में तो ऐसे ही होगा कि पहले आप आंसर बताओगे, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करके सही जवाब बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस मामले में नर्वस शॉक को एक टॉर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस केस में नर्वस शॉक को एक टॉर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? केस बताना है आपको। डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन, ऑप्शन बी बोरहिल वर्सेस यंग, ऑप्शन सी राइलेंस वर्सेस फ्लेचर, ऑप्शन डी स्कॉट वर्सेस शेफर्ड। तो वो कौन सा मामला है आपको बताना है इसमें नर्वस शॉक को लेकर के, नर्वस शॉक को एक टॉर्ट माना गया है, मानसिक संताप को टॉर्ट माना गया है। तो वो केस है ऑप्शन बी बोरहिल वर्सेस यंग का मामला। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना कितने सही हो रहे हैं, इससे आपका ही फायदा होगा। अगर आप सवाल के सही जवाब दोगे, अगर गलत भी होता है तो आपको सीखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर गलत होते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44। मेहर ई मिसल किसे कहते हैं? आपको बताना है। उचित मेहर या रिवाजी मेहर को, मुअज्जल मेहर को, मुअज्जल मेहर को, निश्चित मेहर को। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एक बार कमेंट में बता दो, फिर मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। मेहर ई मिसल कहेंगे उचित मेहर को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तलाक की सुन्नत को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है आंसर। तलाक की सुन्नत को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। एक बार आप आंसर बता दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 भागों में बांटा गया है तलाक सुन्नत को। तलाक उल सुन्नत 2 प्रकार के होते हैं, तलाक अहसन और तलाक हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। मुस्लिम विधि में मुता का तात्पर्य किससे है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है स्थायी विवाह, ऑप्शन बी अस्थायी विवाह, ऑप्शन सी तलाक की प्रक्रिया, ऑप्शन डी संपत्ति का हस्तांतरण। एक बार आप आंसर बता दो कि मुता का तात्पर्य क्या होगा। मुता का तात्पर्य होता है
आपने अगर कमेंट में बता दिया आंसर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थायी विवाह, टेम्पररी मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुस्लिम विधि में वसीयत किसके लिए की जा सकती है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है केवल पुत्र को, ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन सी केवल पत्नी को, ऑप्शन डी वारिसों में से किसी को, किसी एक को। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही है? मुस्लिम विधि में वैसे तो वसीयत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और अगर वसीयत करनी भी है तो 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान में सबके ही हिस्से शेयर दे रखे हैं, पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं। तो इसका मतलब आप वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत का कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ में नहीं है। अगर वसीयत करनी भी है तो 1/3 से ज़्यादा नहीं करोगे, तो बाहरी व्यक्ति को की जा सकती है, 1/3 की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी आयु सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता? ऑप्शन ए 45 वर्ष, आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी ऐसी कोई आयु सीमा नहीं है। एक बार के लिए आपको आंसर बताना है, सही हो या गलत हो। लेकिन उससे होगा क्या, उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो आपको सीखने को ही मिलेगा। इसका सही आंसर होगा ऐसी कोई भी अभी तक आयु सीमा लिमिट तय नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसको छोटा करना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला है कि 4 ऑप्शन लिखने चाहिए तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व कब पुत्री के पास जाता है? ऑप्शन है जब वो बालिग हो जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जब, ऑप्शन बी उसके विवाह के बाद, ऑप्शन सी उसके पिता की मृत्यु के बाद, ऑप्शन डी केवल वसीयत के द्वारा। इसका सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा उसका सही आंसर होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी तब संपत्ति में उसका स्वामित्व उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सवालों को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुनर्विवाह के लिए विवाह के बाद की अवधि कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर तलाक हो गया है, ये सवाल सीधा यही पूछा जा रहा है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पुनर्विवाह करना है, तलाक हो गया है तो कितनी अवधि में आप पुनर्विवाह कर सकते हो। ऑप्शन है 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी कोई भी अवधि नहीं है। तो पुनर्विवाह के लिए तलाक के बाद कौन सी अवधि है, कितनी अवधि में आप पुनर्विवाह कर सकते हो? तो अभी तक कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बार के लिए आपको आंसर बताना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। इसी तरह से मॉक टेस्ट होता है, मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं डाउट को क्लियर कर दूँगा। अब इसके 4 ऑप्शन लिखने चाहिए। हाँ, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार गोद लेने वाले बच्चे और जन्मे हुए बच्चे में क्या फ़र्क होता है? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में इसके अनुसार गोद लेने वाले यानी कि एडॉप्ट किए जाने वाले बच्चे और जन्मे हुए बच्चे में क्या फ़र्क होता है? ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। गोद लिया हुआ बच्चा अधिक संपत्ति प्राप्त करता है, ऑप्शन बी जन्मे हुए बच्चे को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी कोई फर्क नहीं होता, ऑप्शन डी गोद लिए हुए बच्चे के अधिकार सीमित होते हैं। एक बार के लिए आंसर बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ये कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया है। यदि कोई अनुबंध शुरू से ही, प्रारंभ से ही अवैध होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है वैध, ऑप्शन बी अवैध, ऑप्शन सी शून्य यानी कि वॉइड, ऑप्शन डी निरर्थक यानी कि यूजलेस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शून्य, वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर 1919 मामले में निर्णय क्या था? कोर्ट का क्या निर्णय था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस में? अब मैं आपको ये केस बता ही देता हूँ, टाइम लग गया है, ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाल्फोर और बाल्फोर दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे और पति जो था वो श्रीलंका में नौकरी करता था, साथ में उसकी वाइफ भी रहती थी। जब छुट्टियां पड़ी तब वो दोनों अपने घर यानी कि इंग्लैंड वापस चले गए और वहाँ पर रहे। जब छुट्टियां ख़त्म हो गई तो उसकी वाइफ बीमार हो गई थी तो उसको इंग्लैंड में ही रहना पड़ा। उसका पति उससे ये बात बोल के आया था कि कोई बात नहीं, अगर आप साथ में नहीं आ रही हो तो उनके बीच में ये एक पारिवारिक समझौता हो गया था कि हर रोज़ वो कुछ 20 पाउंड की राशि भेजा करेगा हर महीने। फिर बाद में वो श्रीलंका आ जाता है और उनके दरमियान मतभेद हो जाते हैं और वो अमाउंट भेजना बंद कर देता है, 30 पाउंड की राशि को भेजना बंद कर देता है। तो फिर पत्नी न्यायालय में जाती है और उस पर न्यायालय का निर्णय क्या था? ऑप्शन ए वैवाहिक अनुबंध को कानूनी अनुबंध माना गया है। ऑप्शन बी घरेलू समझौता जिसमें दोनों पक्षों की शर्तों को मान्यता दी जाती है वह अनुबंध नहीं होता। ऑप्शन सी केवल लिखित अनुबंध ही लागू होता है। ऑप्शन डी कोई भी अनौपचारिक समझौता अनुबंध के रूप में लागू होगा। तो आपको सही आंसर बताना है कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। मैंने आपको केस तो पूरा ही बता दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक घरेलू समझौता पारिवारिक समझौता जिसमें दोनों पक्षों की शर्तों को मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि वह अनुबंध नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ये पूछा गया है टीपीएस से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। बंधनकारी शर्तें कंडीशन रेस्ट्रेनिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आपको सही आंसर बताना है, ऐसा अनुबंध जो संपत्ति के उपयोग को सीमित करता है। ऑप्शन बी ऐसा अनुबंध जो संपत्ति के अंतरण को पूरी तरह से रोकता है। ऑप्शन सी संपत्ति पर कानूनी मामला। ऑप्शन डी संपत्ति का जब्ती आदेश। एक बार के लिए आप आंसर बता दो, आपको आंसर बताना है चाहे वो गलत हो या सही हो। बंधनकारी शर्तें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसा अनुबंध जो संपत्ति के अंतरण को पूरी तरह से रोकता हूं। तो ऐसी शर्तें क्या होती है? वर्ड होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपको साथ में क्रॉस चेक करना है कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, संपत्ति का भविष्य का अंतरण कब मान्य होता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए यह हमेशा मान्य होता है। ऑप्शन बी यह मान्य है जब उसे वर्तमान स्वामी द्वारा स्वीकार किया जाए। ऑप्शन सी भविष्य की संपत्ति का अंतरण अवैध है। ऑप्शन डी जब इसे पंजीकृत किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि भविष्य की संपत्ति का अंतरण कभी भी नहीं किया जाता है, हमेशा ये अमान्य होता है, अवैध होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, आपको सवाल पढ़ते ही एक बार के लिए जवाब देना है कमेंट में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत कौन सी धारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा के लिए अस्थायी राहत प्रदान करती है? यह आपको सीधा ही धारा देख के बैरक देख के सॉल्व करना है। ऑप्शन ए सेक्शन 36, ऑप्शन बी सेक्शन 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 39। तो कौन सा सेक्शन है आपको एक बार के लिए कमेंट में बताना है। बैरक देख के आप बता सकते हो, शायद सेक्शन 38 से 36 हो सकती है, 36। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपने सही आंसर दिया है ऑप्शन ए तो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर भी आपको कमेंट में एक बार के लिए बताना है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल समय की अनिवार्यता अनुबंध विशेष प्रदर्शन को रोकने का आधार नहीं हो सकती? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आप रोकने का आधार ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, तो वो किस केस में बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने? ऑप्शन ए चांद रानी वर्सेस कमल रानी। ऑप्शन बी बालकृष्ण बनाम भगवान दास। ऑप्शन सी सत्यव्रता घोष बनाम मगनीराम बांगड़ एंड कॉरपोरेशन। और ऑप्शन डी अर्देशीर एच मामा वर्सेस
फ्लोरा सैसुन। तो कौन सा वो केस था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चांद रानी वर्सेस कमल रानी का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आपको एक बार के लिए आंसर कमेंट में बताना है। प्रक्रिया में लिखित अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार ड्रॉई कौन है? ड्रॉई कौन सा व्यक्ति होता है? चारों दिखे। ऑप्शन ए, वो व्यक्ति जो चेक बनाता है, वो व्यक्ति जिसे चेक का भुगतान किया गया है। ऑप्शन सी, बैंक जो चेक का भुगतान करता है। ऑप्शन डी, चेक का धारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक। जो चेक का भुगतान करता है वो ड्रॉई कहलाता है, जो चेक लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है, और जिसे चेक का भुगतान मिलेगा वो पेई कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। प्रोमिजरी नोट में कितने पक्षकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आपको एक बार के लिए कमेंट में जवाब बताना है कि प्रोमिजरी नोट में कितने पक्षकार होते हैं। प्रोमिजरी नोट में ऑप्शन बी 2 पक्षकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। भारत में पीआईएल दायर करने के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य मामला है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य मामला आपको बताना है, केस कौन सा था। भारत में पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, दायर करने के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मामला है? ऑप्शन ए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी, मुशीनारा खातून बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन डी, सायरा बानो बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर होगा, आपको एक बार के लिए कमेंट में बताना है आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। पहला केस था पीआईएल का। इस केस में पहली बार पीआईएल दायर की गई थी, और हुसैनारा खातून जो कि बिहार में एक कैदी थी, पीआईएल दाखिल की थी पुष्पा कपिला हिंगुरानी ने, जो कि एक अधिवक्ता थी। बिहार में 17 कैदियों को अवैध रूप से निरुद्ध करके रखा गया था, और उन अवैध बंधुओं को जो विचारण हो चुका था, जिनका सजा भी हो चुकी थी, उसके बाद भी वो अवैध रूप से निरुद्ध थे, तो उनके लिए हबियस कॉर्पस रिट डाली गई थी न्यायालय में, और वहाँ से फिर सफलता मिली, और ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि अवैध रूप से निरुद्ध नहीं किया जाएगा। 17 कैदियों को तो छुड़ा ही गया था, रिलीज किया गया था बिहार से, साथ में 40,000 कैदियों को भी छोड़ा गया था देश से, पूरे देश से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। पीआईएल, आपको आंसर बताना है एक बार के लिए कमेंट में, चाहे गलत हो या सही हो। पीआईएल में कौन सा सिद्धांत लागू होता है जिससे कमजोर और असक्षम व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है? ऑप्शन ए, निष्पक्ष सुनवाई। ऑप्शन बी, लोकस स्टैंडी। ऑप्शन सी, न्यायिक सक्रियता। ऑप्शन डी, विधिक लोकाचार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकस स्टैंडी का सिद्धांत। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सीधे अफेक्ट नहीं है तो दूसरों के बिहाफ पर भी, जो न्यायालय में कमजोर वर्ग हैं, जो न्यायालय में नहीं जा पा रहे हैं, उनके बिहाफ पर पीआईएल दायर कर सकता है, भले उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। दूसरों के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो उनके बिहाफ पर पीआईएल दायर कर सकता है। यही है लोकस स्टैंडी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। किस न्यायमूर्ति ने पीआईएल को सामाजिक न्याय का साधन बताया? ऑप्शन न्यायमूर्ति एमएच बेग। ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एमएन वेंकट चलैया। ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। इसका आंसर आपको बताना है कि वो कौन से न्यायमूर्ति थे जिन्होंने पीआईएल को सामाजिक न्याय का साधन बताया। अगर पूछा जाए कि पीआईएल कौन लेकर के आया था भारत में, तो वो न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे, जिन्होंने भारत में पीआईएल का विचार लाया। इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आप मुझे पोस्ट कार्ड भेज दो, तो मैं तो पोस्ट कार्ड को एज ए पीआईएल मान लूँगा। तो पीआईएल को भारत में लाने वाले ही पहले न्यायमूर्ति थे
न्यायमूर्ति PN भगवती। लेकिन सामाजिक न्याय का साधन किसने बताया PIL को? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। किस देश से PIL का विकास सबसे पहले किस देश में PIL का विकास सबसे पहले हुआ? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। आपको सही आंसर बताना है या आंसर बताना है, सही हो या गलत। गलत होगा तब भी आपको सीखने को ही मिलेगा। मॉक टेस्ट तो ऐसे ही होगा, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, PIL आया है अमेरिका में। सबसे पहला PIL वहाँ उसका विकास हुआ था और अमेरिका से ही भारत ने भी अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्या एक आर्बिट्रल अवार्ड को अंतिम माना जाता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए हाँ हमेशा, ऑप्शन बी नहीं कभी नहीं, ऑप्शन सी केवल तभी जब इसे चुनौती न दी जाए, ऑप्शन डी केवल जब अदालत इसे मंजूरी दें। आर्बिट्रल अवार्ड ये पास किया जाता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अधीन जब आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। आर्बिट्रेटर दोनों पक्षकारों के मामलों को देखता है और अपना निर्णय देता है, जिसे अवार्ड कहते हैं, यानी कि हिंदी में पंचाट कहते हैं। और मैं आपको बता दूं पंचाट अंतिम होता है और उसके खिलाफ अपील भी नहीं होती है, बस उसे चैलेंज किया जाएगा। कब? आपको इसका सही आंसर है केवल तभी जब इसे चुनौती नहीं दी जाए, तो तब वो अंतिम हो जाएगा। अगर चुनौती दी जा रही है तो वो अंतिम नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना, क्रॉस चेक में आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्या आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में वकीलों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है? एक बार के लिए तो आपको चार ऑप्शन बता देता हूँ। क्या आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में वकीलों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, केवल उच्च न्यायालय में, केवल अदालत के आदेश पर। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वकीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्या आर्बिट्रल अवार्ड में ब्याज दिया जा सकता है? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, केवल न्यायालय की अनुमति से, केवल जब अनुबंध में उल्लेख हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्बिट्रल अवार्ड में ब्याज दिया जाता है। साथ में क्रॉस चेक करते रहना कितने सवाल सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय। आपको इसका सही जवाब बताना है। बताओ क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों ही वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई में अधिवक्ता कितनी बार अपील कर सकता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है। तो अपील का प्रोविज़न दे रखा है। अपील अधिवक्ता कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट साथ में आपको क्रॉस चेक करना है कितने आपके सही हो रहे हैं। कदाचार की स्थिति में अधिवक्ता की पंजीकरण डिसबारमेंट का मतलब क्या है? आपको बताना डिसबारमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए अधिवक्ता को चेतावनी देना, ऑप्शन बी अधिवक्ता को अस्थायी रूप से निलंबित करना, ऑप्शन सी अधिवक्ता को न्यायालय में प्रैक्टिस से हमेशा के लिए रोकना, ऑप्शन डी अधिवक्ता को केवल राज्य न्यायालय में प्रैक्टिस करने देना, अपने ही स्टेट में प्रैक्टिस करने देना। तो डिसबारमेंट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? एक बार के लिए आंसर बता दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधिवक्ता न्यायालय में प्रैक्टिस से हमेशा के लिए उसको रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम MV दाभोलकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया?
एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए अधिवक्ताओं को मुवक्किल के प्रति दायित्व। ऑप्शन बी अधिवक्ताओं का कदाचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई। ऑप्शन सी अधिवक्ताओं का बार काउंसिल के प्रति कर्तव्य। ऑप्शन डी अधिवक्ताओं के लिए फीस का निर्धारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधिवक्ताओं का कदाचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में भुगतान वेतन अधिनियम 1936 के तहत वेतन का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? ऑप्शन बताना है आपको, आंसर बताना है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। एक बार के लिए आंसर बता दो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो भुगतान वेतन अधिनियम में वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 7 दिनों के भीतर भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत ले ऑफ का क्या मतलब होता है? ले ऑफ क्या होता है? आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए श्रमिकों द्वारा काम बंद करना। ऑप्शन बी नियोक्ता द्वारा काम बंद करना। ऑप्शन सी श्रमिकों की छुट्टी करना। ऑप्शन डी वेतन में कटौती। तो बताओ ले ऑफ का मतलब क्या होता है? एक बार के लिए बता दो आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रमिकों द्वारा काम बंद करना। ले ऑफ का मतलब होता है श्रमिकों द्वारा काम बंद करना। और अगर इसकी जगह लॉकआउट होता, लॉक आउट, तो लॉकआउट का मतलब होता है नियोक्ता के द्वारा काम बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत गर्भवती महिला को कितने सप्ताह पहले अवकाश दिया जाता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 8 सप्ताह, ऑप्शन सी 12 सप्ताह, ऑप्शन डी 4 सप्ताह। तो गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत ऑप्शन बी 8 सप्ताह पहले अवकाश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा क्या है? ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट क्या है? ऑप्शन आपको बताना है आंसर। 10 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20 लाख। क्रॉस चेक करते रहना आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। एक बार आपको बताना ही है। आयकर के लिए मूल्यांकन वर्ष असेसमेंट ईयर क्या होता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए वह वर्ष जिसमें आय अर्जित होती है। ऑप्शन बी वह वर्ष जिसमें आय का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन सी वह वर्ष जिसमें कर भुगतान किया जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ आयकर यानी कि इनकम टैक्स यानी कि एक्ट में 1961 में 2 प्रकार के ईयर आप पढ़ते हो। एक फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष जिसकी अवधि होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की, और एक पढ़ते हो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ही क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर की जो अवधि होती है 12 माह की, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की 12 महीनों की अवधि को कहते हैं असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में आय को अर्जित किया जाएगा और असेसमेंट ईयर में उस पर मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। अब मैं आपको थोड़ा ये मिस प्रिंट हो गया, लेकिन फिर भी आपको इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ बता करके कि जो मॉडर्न अभी नई कर व्यवस्था आई है, नई कर व्यवस्था में 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर लागू दर क्या है? नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजाइम में आपको बताना है। ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन सी डी 40%। इंग्लिश में ये क्वेश्चन सही से फ्रेम हो गया, लेकिन हिंदी में ई की जगह नहीं हो गया। नई कर व्यवस्था में 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर लागू दर क्या होगी? आपको एक बार के लिए कमेंट में आंसर बताना है, ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30% कर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? आपको बतानी है।
आंसर बताना है। ऑप्शन ए 31 मार्च, ऑप्शन बी 31 दिसंबर, ऑप्शन सी 31 जुलाई, ऑप्शन डी 30 सितंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 31 जुलाई। नेक्स्ट, आप क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। देख लो आप सही है क्या। सेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। ए सामान्य राजस्व संग्रह, ऑप्शन बी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाना, ऑप्शन सी निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी आयकर की दरें कम करना। सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, प्रशासनिक विधि किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है, आपको आंसर एक बार के लिए बताना है। ऑप्शन ए प्राकृतिक न्याय, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता, ऑप्शन बी कानून का शासन, प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक नियंत्रण, कानूनी औचित्य, ऑप्शन डी संवैधानिकता, विधायिका, न्यायपालिका। तो वो कौन से 3 सिद्धांत हैं जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आधार हैं, बेस हैं, निर्भर हैं। तो प्रशासनिक विधि के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कितने प्रमुख घटक हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कितने प्रमुख घटक हैं, एक बार के लिए आंसर बता दूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 मुख्य घटक हैं। पहला है सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, लैटिन की मैक्सिम ही बनी हुई है। और दूसरा है निष्पक्ष निर्णय का अधिकार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, एक बार के लिए आप कमेंट में आंसर बता ही दो। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो किसने सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, साइबर लॉ में डेटा ब्रीचिंग, यहाँ पर डाटा नहीं होगा, डेटा ब्रीचिंग का क्या मतलब है, डेटा ब्रीचिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए आपको बताना है आंसर, डेटा का अनधिकृत उपयोग करना, ऑप्शन बी वायरस का प्रसार करना, ऑप्शन सी डिजिटल हस्ताक्षर में गड़बड़ी करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा का अनधिकृत उपयोग करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, साइबर लॉ में बोट नेट का क्या अर्थ है, आपको एक बार के लिए आंसर बताना है। ऑप्शन ए नेटवर्क में फैले कंप्यूटर का समूह, ऑप्शन बी अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए कंप्यूटरों का नेटवर्क, ऑप्शन सी ईमेल हैकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोट नेट का मतलब होता है ऑप्शन बी अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए कंप्यूटरों का नेटवर्क। साथ में आप क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय संसाधनों का सीमित उपयोग, ऑप्शन बी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, ऑप्शन सी केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1999 ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही आंसर होगा, एक बार के लिए आंसर बता दूं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्या आंसर है, आप एक बार आंसर बता दो।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। कौन सा अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को प्रतिस्थापित करता है? किसने रिप्लेस किया है? ये जो एक्ट आया है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, इसने किसको रिप्लेस किया है? ऑप्शन है भूमि सुधार अधिनियम 1950 को, ऑप्शन बी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को, ऑप्शन सी न्यास अधिनियम 1882 को, ऑप्शन डी संपत्ति अधिनियम 1927 को। तो आपको इसका आंसर बताना है एक बार के लिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी या डी। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 ने रिप्लेस किया है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में न्यूनतम कितनी सहमति आवश्यक है जब निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहित की जाए? आपको आंसर बताना है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में कितनी सहमति आवश्यक है जब भूमि निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहित की जाती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। एक बार के लिए आंसर बता दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 80%। नेक्स्ट 88। एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक यानी कि डायरेक्टर होने चाहिए? पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर आपको एक बार के लिए बताना है कमेंट में, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए 3 और एक प्राइवेट कंपनी में 2। तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी पूछा है तो इसका मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। NCLT की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2019। कंपनी लॉ से पूछा गया है, इसका एक बार के लिए आंसर बताना है। कंपनी एक्ट 2013 इससे पूछा गया है, इसका सही आंसर बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2016 में NCLT की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कॉपीराइट की अवधि भारत में लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहती है? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी 80 वर्ष। आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 60 वर्षों तक रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। एक बार के लिए 4 ऑप्शन हाँ बिल्कुल दिख गए। भारत ने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स समझौते को कब अपनाया? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। तो भारत ने ट्रिप्स समझौते को अपनाया था 1995 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इंटरवाइवोज का सही अर्थ क्या है? इंटरवाइवोज का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए मृतकों के बीच का लेन देन, ऑप्शन बी जीवित व्यक्तियों के बीच का लेन देन, ऑप्शन सी न्यायालय और व्यक्ति के बीच का लेन देन, ऑप्शन डी व्यक्ति और राज्य के बीच का लेन देन। तो इसका सही आंसर एक बार के लिए आप आंसर बता दो कमेंट में क्या होगा, फिर मैं आपको इसका सही बताता हूँ आंसर क्या होगा। इंटरवाइवोज का मतलब होता है जीवित व्यक्तियों के बीच होने वाले लेन देन। ये मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया था कि TPA लागू होती है इंटरवाइवोज ट्रांजैक्शन पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्रॉस चेक करते रहना कितने आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। जब 2 साक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हों तो न्यायालय किसे प्राथमिकता दे? एक बार के लिए आपको आंसर बताना है। जब 2 साक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हों तो न्यायालय किसे प्राथमिकता देगा? ऑप्शन ए पहले जो प्रस्तुत किया जाए यानी कि जो पहले प्रस्तुत हो, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष साक्ष्य को, ऑप्शन सी दस्तावेजी साक्ष्य को, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष साक्ष्य को।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, पूर्ववर्ती आचरण यानी कि प्रीवियस कंडक्ट किस प्रकार का साक्ष्य माना जाता है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष साक्ष्य, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष साक्ष्य, ऑप्शन सी परिस्थिति साक्ष्य, ऑप्शन डी दस्तावेजी साक्ष्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और ये दे रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 8 में। सब्सिक्वेंट या कंडक्ट को ही देखा जाता है, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट दोनों को ही देखा जाता है। धारा 8 में दोनों के बारे में प्रावधान कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक मूक गवाह ने, यानी कि जो बोल नहीं सकता, खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा। आपको आंसर बताना है एक बार के लिए। मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी लिखित साक्ष्य, ऑप्शन सी प्राथमिक साक्ष्य, ऑप्शन डी दस्तावेजी साक्ष्य। तो मुक्त गवाह यानी कि जो बोल नहीं सकता उसके द्वारा लिखित रूप में दिया गया साक्ष्य क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौखिक साक्ष्य। आप क्रॉस चेक करते रहना आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 रेस जस्टिक किसका अपवाद है? धारा 6 रेस जस्टिक किसका अपवाद है? ऑप्शन ए, आपको एक बार के लिए आंसर बताना है, मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी वास्तविक साक्ष्य, ऑप्शन सी अनुश्रुत साक्ष्य, ऑप्शन डी परिस्थितिजन्य साक्ष्य। धारा 6 कहती है एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट होने वाली घटनाएं वो रिलेवेंट होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ए बी को मार रहा है तो बी क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, ए का कैसा कंडक्ट है, बी का कैसा कंडक्ट है, ये सारी बातें रिलेवेंट होती हैं। और इसमें यह भी आ गया कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि कोई दुर्घटना होती है, उसने दुर्घटना अपने आंखों से नहीं देखी है, लेकिन मान लो एक गाड़ी को उसने जाते हुए देखा। आर वर्सेस फोस्टर का मैं आपको केस बताता हूँ। एक व्यक्ति ने एक गाड़ी को तेज़ जाते हुए देखा स्पीड से, लेकिन उसकी घटना को नहीं देखा, लेकिन बाद में जब घायल उसे बताता है कि मेरी दुर्घटना उसी गाड़ी से हुई है, तो उसका जो बयान है, उस व्यक्ति का बयान वो रिलेवेंट होगा। मतलब सुनी सुनाई बात एडमिसिबल नहीं होती है कोर्ट में, लेकिन धारा 6 हियरसे एविडेंस का अपवाद है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सक्षम साक्षी किसे माना गया है? तो ऑप्शन आपको एक बार के लिए आंसर बताना है, बाल साक्षी, ऑप्शन बी विकृत व्यक्ति, ऑप्शन सी सह अपराधी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर एक बार के लिए आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सह अपराधी, अकम्प्लायंस, जो धारा 114 में डिस्कस है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। अगर सह अपराधी कोई बयान देता है तो उसके बयान पर सज़ा हो सकती है, दूसरे अपराधी को, सह अपराधी को सज़ा भी हो सकती है, लेकिन उसे कोरोब्रेशन, उसकी गवाही को कोरोब किया जाएगा, उसकी गवाही का कोरोब्रेशन होगा। क्योंकि अगर वो एक बार झूठ बोल सकता है तो हो सकता है कि वो जो न्यायालय को भी गलत साबित कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सक्षम साक्षी सह अपराधी को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्न वादों में से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? ये केस टीपीएस से पूछा गया है, और नहीं सॉरी एविडेंस एक्ट से पूछा गया है, एविडेंस एक्ट से पूछा गया है। आपको बताना है सही आंसर क्या है, मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित कौन सा वाद है? आर वर्सेज फोस्टर का, आर वर्सेज रिचर्डसन का, ऑप्शन सी रेटन वर्सेज क्वीन का, ऑप्शन डी क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला का। चारों केस एविडेंस एक्ट के हैं, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित कौन सा केस है? एक बार के लिए आंसर बता दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला। नेक्स्ट आप चेक करते रहना कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में साक्ष्यों की परीक्षा का क्रम क्या है? अब ये बीएसए से पूछा गया है। आपको गवाहों के एग्जामिनेशन का सही क्रम बताना है। एक बार के लिए आंसर बता लेना। ऑप्शन ए प्रति परीक्षण, मुख्य परीक्षण, पुनः परीक्षण, ऑप्शन बी पुनः परीक्षण, प्रति परीक्षण, मुख्य परीक्षण, ऑप्शन सी मुख्य परीक्षण, पुनः परीक्षण, प्रति परीक्षण, ऑप्शन डी मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण। तो कौन सा क्रम सही है?
ए, बी, सी या डी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले होता है मुख्य परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, फिर उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। तो ये क्रम सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 10 के अनुसार किसी गवाह का पुनः परीक्षण होता है तो क्या उसका फिर से प्रति परीक्षण यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा? ऑप्शन है, एक बार के लिए आपको आंसर बताना है। एक बार प्रति परीक्षण पर्याप्त है। ऑप्शन बी, न्यायालय के आदेश से किया जा सकता है। ऑप्शन सी, नहीं किया क्योंकि यह साक्ष्य नियमों के विरुद्ध है। और ऑप्शन डी, हाँ किया जा सकता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि अगर री एग्जामिनेशन होता है तो फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, होगा। तो ये थे आपके मॉक टेस्ट के 100 सवाल। अगर आपने कमेंट में जवाब दिए हैं और आपने चेक किए, मैंने साथ में आंसर भी बताए हैं कितने सवाल सही हो रहे हैं। अगर आपके 50 सवाल सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका अच्छा स्कोर है। मैं मानता हूँ आपका अच्छा स्कोर है क्योंकि मैंने सवालों को उसी तरीके से बनाया है। अगर आपके 50 सवाल सही हो रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। और अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको मेंशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेंशन कर देना। अगर सवालों पर कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट में बता देना। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर मैंने 1000 क्वेश्चन की E-बुक प्रोवाइड करवाई है और मैं सारी PDF प्रोवाइड करवाऊँगा। जितने भी सब्जेक्ट कवर करवाऊँगा 15 तारीख से पहले पहले। आपका एग्ज़ाम है 22 तारीख को, तो मैं आपके साथ में हूँ 21 तारीख तक। आपको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।